चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 में हमने इससे पहले 8.1, 8.2 और 8.3 करी थी। अब हम आते हैं इसके बाद क्वांटिफायर्स पर। लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड क्वांटिफायर्स टॉपिक है हमारा अगला। देखो, इसके अंदर कुछ कनेक्टिव्स यूज होते हैं जैसे एंड और ये सब चीजें आप लोग को इसके अंदर पढ़नी है। तो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कैसे होता है, क्या तरीका है उसका, इसको डायरेक्ट एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो चीजें आपके पास आती हैं, एक एंड और एक और। देखिए ध्यान से, एग्जांपल ले रहे हैं। कह रहे हैं राइट द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट एंड चेक वेदर द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ध्यान दीजिए, मैंने आपके सामने पहला पॉइंट लिया कि अ पॉइंट occupies a position and its location can be determined। ये है हमारे पास। अब अगर हम इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखें तो आप मुझे बता सकते हैं इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होंगे, पहला और दूसरा, टी और क्यू। कल सीखा था आपने कंपाउंड स्टेटमेंट। A point occupies a position. A point occupies a position। जी, दूसरा। हाँ जी, दूसरा। A point's location can be determined. Can be determined। अब हमने इन दोनों जो हमारे कंपोनेंट स्टेटमेंट है, हमने इस पे नजर मारी तो हमने ये देखा कि भाई पहला हमारा जो है वो पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजीशन, ट्रू है। पॉइंट की लोकेशन को डिटरमाइन किया जा सकता है, ये भी ट्रू है। तो ध्यान रखना, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे कनेक्टिव एंड के साथ, सिर्फ और सिर्फ तब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। इसे समझने के लिए इसकी ट्रूथ टेबल मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ट्रूथ टेबल क्या होती है, जो कि हमें ओवरऑल कनेक्टिव्स के लिए या किसी भी ऑपरेशन के लिए सारी चीजें सीधी सीधी वो हमें एक्सप्लेन कर देती हैं। हमें उस टेबल को समझना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। देखिए कैसे। देखिए, आपके सामने मैंने लिखा एक स्टेटमेंट P, एक स्टेटमेंट Q, और हमने कंजक्शन एंड यूज करी तो उसको इस तरीके से दिखाते हैं P एंड Q। ठीक है जी, ये कंजक्ट्स कहलाते हैं, CONJUCTS। अब आप मान लीजिए पहला स्टेटमेंट ट्रू है, आपने अभी भी पढ़ा, दूसरा भी ट्रू है, तो एंड के साथ जो ये कंजक्ट यूज होता है ये भी ये कहता है कि दोनों का कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो भी कैसा होगा, ट्रू होगा। भाई हमने P और Q के बीच में एंड कनेक्टिव लगाकर ये बता दिया कि ओवरऑल कैसा होगा, ये ट्रू होगा। लेकिन ट्रू सिर्फ किस केस में होगा, जब दोनों ट्रू हो जाएं। ध्यान रखना, जब दोनों ट्रू हो जाएं। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो गया, मान लो पहला फॉल्स हो जाए या दूसरा फॉल्स हो जाए, तो वो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। या पहला भी फॉल्स हो जाए, दूसरा भी फॉल्स हो जाए, तो ओवरऑल फॉल्स हो जाता है। तो आपने देखा कि ट्रू सिर्फ किस केस में बैठा, हाँ जी, ट्रू किस केस में बैठा, जब दोनों ट्रू हो। शाबाश, जब दोनों ट्रू हो। जैसे कि अगला आपसे कह रहा है कि एक और एग्जांपल दे रखा है इसने, ये ट्रूथ टेबल समझ में आ गई सबको? यस सर। अगर आपको ये ट्रूथ टेबल याद है तो एंड वाले में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता चल गया दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, बाकी एक भी फॉल्स हो गया तो हमेशा फॉल्स ही आएगा। अब एक और एग्जांपल इसी का ही लेके चल रहा हूं मैं आपके सामने। लिखा है 2 + 2 = 5, वेयर एज, जहां पर यहाँ तक, और वेयर एज 3 + 3 = 6। जी हाँ,
अब बताइए पहले वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया? false. तो पहले वाला कंपोनेंट स्टेटमेंट क्योंकि फॉल्स हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। क्योंकि देखो वेयर एस को आप चाहो तो रिप्लेस भी कर सकते हो एंड से, कि 2 + 2 = 5 एंड 3 + 3 = 6, तो ये रिप्लेसमेंट एंड से हो सकता है। तो इसलिए हम इसमें एंड वाला ही लगाएंगे, मेथड ट्रूथ टेबल वही लगाएंगे। एक भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल सेंटेंस हमारा, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। समझ आ गई बात इतनी? हाँ जी सर, ये वाला एंड वाला क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. चलो अब हम अगले पर चलते हैं, अगले की बात करते हैं इसमें, और की। अगला हमारा कनेक्टिव इसके अंदर आ जाता है और में क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। और में फॉल्स सिर्फ तब होगा जब दोनों फॉल्स हो, वरना एक भी ट्रू हो गया तो वो ट्रू कहलाता है। इसकी ट्रूथ टेबल क्या कहती है हमारे पास, वो देखिए, ये P, ये Q और ये P और Q, इसे हमने इस तरीके से शो करा और को। तो अगर ट्रू है दोनों तो ट्रू, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी ट्रू, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू, और दोनों फॉल्स हैं सिर्फ तब फॉल्स आएगा। यहां भी ट्रू, यहां भी ट्रू, यहां भी ट्रू। देखिए भाई, क्लियर हो गई क्या बात? हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला दिमाग में? और का एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी Yes. इसके लिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर करा कि अर्थ इज फ्लैट और या फिर इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हाँ जी, अर्थ इज फ्लैट और इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये आप बताइए जी, ट्रू। इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, पहला अर्थ इज फ्लैट और दूसरा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? पहले वाला फॉल्स है, दूसरे वाला ट्रू है। शाबाश, ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। तो आप मुझे ये बता दो कि ये जो ओवरऑल हमारे पास कंजक्शन वाला स्टेटमेंट आया, कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? Sir, true. ये ट्रू होगा। सिस्टम समझ में आ गया सभी को? Yes. हाँ जी। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे लिखा जाता है? आपको मैंने नेगेशन का मतलब बताया था, आपको याद है किसी को? हाँ जी, नेगेशन का मतलब बताया था मैंने आपको। सर एक बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना। हाँ बिल्कुल, उसका उल्टा बोलना, ठीक है ना। तो नेगेशन जो होता है कंजंक्शन का, जब हम कंजंक्शन का नेगेशन लेते हैं कभी भी, तो उसमें किस तरीके से होता है, क्या मेथड लगता है उसके अंदर, वो सुन लीजिए ध्यान से। अगर मान लीजिए आपके पास P एंड Q वाला कंजंक्शन का नेगेशन ले रहे हो आप, भाई इस सिंबल का मतलब आपको एंड बताया था। तो Yes, नेगेशन sir. ऑफ कंजंक्शन P अपर लेकर आप ये Q के साथ निकाल रहे हैं, तो वो कैसे होगा, इज द डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। इस केस में दोनों का ही आपके पास नेगेशन हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप कैसे, इसे हम कहेंगे कि नेगेशन ऑफ P, जो भी कंजंक्शन लेंगे उल्टा हो जाएगा उसका नेगेशन ऑफ Q। एग्जाम्पल ले रहा हूं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने लिया एक आपके सामने एग्जाम्पल कि भाई पेरिस इज इन फ्रांस, पेरिस इज इन फ्रांस।
एंड लंदन इज इन इंग्लैंड। अब मुझे इसका नेगेशन लिखना है भाई। आप इसमें से दो अलग अलग स्टेटमेंट तोड़ लो पहले। बोलो पी क्या होगा इसके अंदर। पेरिस इज इन फ्रांस। पेरिस इज इन फ्रांस, बिल्कुल ठीक, पेरिस इज इन फ्रांस। क्यों बोलो क्या होगा। लंदन इज इन इंग्लैंड। लंदन इज इन इंग्लैंड। अब मुझे दिख रहा है दोनों का नेगेशन चाहिए, तो आप इन दोनों का नेगेशन लिख लो पहले। नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, बताओ भाई। पी का नेगेशन। पेरिस पेरिस इज इज नॉट नॉट इन इन फ्रांस। फ्रांस। बिल्कुल, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस। इसका नेगेशन बताओ। लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड। लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। दोनों चीजें आ गई हमारे पास, दोनों का नेगेशन आ गया। आप ये देखो, ये एंड था कंजंक्शन, तो इसका डिसजंक्शन लगना है। यानी कि अगर एंड था तो और हो जाएगा हमारे पास। कैसे करेंगे आप उस केस में, क्या लिखेंगे आप इसको। यानी कि अगर आप ये पी कह रहे हो, इसे क्यू कह रहे हो, तो आप यदि नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इसके लिए आप कैलकुलेट करना चाह रहे तो वो क्या होगा। हाँ जी बोलिए। पेरिस इज नॉट इन फ्रांस, एंड था तो और करना है आपको, और लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। बात समझ में आ रही है। यस सर। आपको ये वाला पॉइंट बेसिकली ध्यान रखना है। ये तो पेरिस इज नॉट इन फ्रांस और लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। बोलो भाई, पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला। हाँ जी, पॉइंट यस क्लियर हो गया सर। भाई ये वाला। सभी को। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है। अभी आपने नेगेशन पढ़ा कंजंक्शन का, कि दोनों का नेगेशन लेके उसका डिसजंक्शन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पी डिसजंक्शन क्यू लिखा है और आप उसका नेगेशन निकालना चाह रहे हैं, तो जैसे आपने अभी पहले वाले में करा था बिल्कुल वैसे ही होगा। बोलो क्या बैठेगा इसका, बता सकते हैं। हाँ जी, नेगेशन ऑफ प्यू, पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया भाई सभी को। यस सर। इसका एग्जाम्पल दूं या कर लेंगे। सुनिए बता देते हैं एक एग्जाम्पल। कह रहा राम इज इन क्लास 10th और रहीम इज इन क्लास 12th। अब पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, पी क्या होगा भाई। राम इज इन क्लास 10। और क्यू क्या होगा। रहीम इज इन क्लास 12। तो ये पी हो गया हमारे पास और ये क्यू हो गया इसका। अब मेरे को इसका नेगेशन निकालना है, तो मुझे दोनों के नेगेशन चाहिए। पी का भी नेगेशन चाहिए और क्यू का भी नेगेशन चाहिए। बोलो पी का नेगेशन क्या होगा। राम इज नॉट इन राम क्लास 10। राम इज नॉट इन क्लास 10th और इसमें रहीम इज नॉट इन क्लास 12th। अब आपको नेगेशन चाहिए पी डिसजंक्शन क्यू का।
तो वो बैठेगा नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। तो आप क्या करेंगे सर, राम इज नॉट इन क्लास 10 एंड रहीम इज नॉट इन क्लास 12। बीच में क्या लग जाएगा इन दोनों के? एंड। एंड। सिस्टम क्लियर हो गया सभी को? ये बोलिए सर, क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ जी। यस सर। इसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास क्वांटिफायर्स। मैं आपको सही बात बताऊं तो ये मैथमेटिक्स का चैप्टर मुझे तो लगता ही नहीं, क्योंकि ये रीजनिंग अलग ही चीज होती है, बिल्कुल बैंकिंग वगैरह में यूज होती है रीजनिंग। देखो क्वांटिफायर्स के अंदर हमारे पास कुछ सिंबल्स का यूज होता है। एक तो जैसे कि ये इस तरीके से उल्टा ई, जिसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं जिससे? हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? देयर एग्जिस्ट। ऐसे ही ये होता है एक सिंबल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ठीक है भाई, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल, ये क्वांटिफायर्स आपको बताने होते हैं कि कहां पर कौन सा क्वांटिफायर यूज हो रहा है। नोट कर लें, आज आप 8.4 करेंगे पूरी, 8.4 पूरी करेंगे। 8.5 ऑनवर्ड्स कल बताऊंगा मैं आपको, इतना कंप्लीट कर लेंगे आज आप।